विपक्षी एकजुटता के लिए एक मंच सजा, नाम रख दिया गया इंडिया। इस इंडिया नाम को लेकर आपने देखा कल से ही खूब चर्चा हो रही है। जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया, अब ये स्लोगन भी चलने लगे हैं। नैरेटिव के लिहाज से 2024 की रणनीति के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाई दे रहा है। ये इंडिया नाम ज़्यादातर लोगों को पसंद आया, ये भी समझ में आता है। लेकिन क्या यही इंडिया नाम है जिसकी वजह से नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दिए? मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट तौर पर इसलिए भी बताना चाहूंगा क्योंकि कल सबसे पहले ये खबर ब्रेक की अमर उजाला ने सबसे पहले आपके सामने रखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का मंच पर न दिखना कई सवालों को छेड़ गया। कई लोगों ने उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण में उनकी फ्लाइट होने का जिक्र किया। कई लोगों ने ये भी इस बात कही, जो कि समर्थक हैं कांग्रेस के, कई समर्थकों ने भी कमेंट किए, उसमें ये लिखा गया कि नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरह से साथ में हैं और इस बात को ज़्यादा हाइप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उनका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखना और वहाँ पर जो मैंने तर्क रखे थे उन तर्कों के आधार पर ये बहुत स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार की एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। अब आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़, तमाम जगह पर ये खबर जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है। लेकिन एक छोटा सा जेस्चर ऐसे बड़े मौके पर बहुत कुछ कह जाता है, ये बात बहुत स्पष्ट है। ये बात इसलिए बहुत स्पष्ट है क्योंकि आपकी चाहे फ्लाइट हो, आपके पास चाहे समय की कमी हो, ये साझा मंच जो सजा था ये आप ही के लिए सजा था। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने इस प्रयास की शुरुआत की है। नीतीश कुमार ही अगर इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई देते हैं तो प्रश्न कैसे नहीं खड़ा होगा। और तो और ना लालू दिखाई देते हैं, ना तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं और ना मनोज झा दिखाई देते हैं। चलिए कुछ ज़रूरी काम किसी को हो सकता है, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव रह सकता है। उदाहरण के लिए रामगोपाल यादव थे, अखिलेश यादव नहीं थे, तो ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मंच पर दिखाई पड़ रही है। इस सब से एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि बिहार का ये जो सत्ताधारी खेमा है, महागठबंधन के दो महत्वपूर्ण दल हैं जेडीयू और आरजेडी, ये इनके मन में कुछ खटास सी आ गई। कल बेंगलुरु में ऐसा क्या हुआ कि बैठक के दौरान नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अचानक से, जो कि इसकी धुरी दिखाई दे रहे थे, वो बिदक गए। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि कल एक तो नाम मिल गया। कल का दिन क्यों बड़ा था, इसको कई समर्थक जो हैं कांग्रेस के, वो एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि इस कुनबे को एक नया नाम मिल गया, इंडिया। और ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। फिर आप देख रहे हैं उसके बाद में पीएम मोदी का इंडिया वर्सेस विपक्ष का इंडिया जैसे बहुत सारे स्लोगन भी चलने लगे। कुल मिलाकर नैरेटिव सेट करने के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, इसको मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा इंडिया नाम कैसे आया, इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर बहुत काम किया गया होगा। पर इंडिया नाम को लेकर क्या कोई टसल हुई है, या दूसरी महत्वपूर्ण वजह दिखाई देती है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की असली वजह कुछ और हो सकती है। यह वजह हो सकती है नीतीश कुमार को समन्वयक कन्वीनर के तौर पर प्रस्तुत न करना। क्यों? अभी तक के सारे प्रयास देखिए आप, शुरुआत से लेकर अभी तक नीतीश कुमार ने सबसे पहले निकलकर शुरुआत की केजरीवाल और ममता बनर्जी से वो मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात क्यों अहम थी? विपक्ष में तो थे, विपक्ष में हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, लेकिन विपक्षी एकजुटता में नहीं थे क्योंकि उसके केंद्र में कांग्रेस को रखने पर विचार किया जा रहा था। कांग्रेस के साथ इन दोनों को आने में परहेज था। एक कड़ी का काम नीतीश कुमार करते दिखाई दिए। और तो और केसीआर जिनका परहेज दोनों से है, यानी बीजेपी के साथ भी नहीं जाना है, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो केसीआर भी सबसे पहले पटना मिलने आए थे नीतीश कुमार से और यहाँ से सुखबुगाहट शुरू हुई थी। नीतीश कुमार को पीएम फेस, विपक्ष का चेहरा जैसी बातें कही जाने लगी थी। अब नीतीश कुमार जो हैं वो भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने सबसे मेल मुलाकातें करते हुए फाइनली पटना में एक बड़ा जमावड़ा लगा लिया। 15 दल आ गए और 15 ऐसे दल आ गए जिनके बारे में कहा जा रहा था नहीं कुछ भी हो जाए ये लोग साथ में नहीं बैठेंगे, लेकिन बैठा लिया। नीतीश कुमार को इस बारे में शाबाशी भी मिली और काबिल तारीफ कदम था उनका। इसके बाद ये तय हो गया था, जिस तरीके से कांग्रेस को तवज्जो दी गई बैठक में, राहुल गांधी को तवज्जो दी गई, ये तो साफ था कि मोर्चा जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगा। कांग्रेस भी इसी बात पर सहमत दिखाई पड़ रही थी
और इससे स्पष्ट हो गया कि शिमला, जयपुर, ये कहते कहते फिर फाइनली बेंगलुरु में ये बैठक हुई। बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसमें फिर कांग्रेस मेज़बान की भूमिका में थी, तो सोनिया गांधी जी भी यहाँ पर आ गई। सोनिया गांधी का आना बहुत महत्वपूर्ण कदम माना गया, क्योंकि विपक्षी एकजुटता के लिए वो चेहरे का काम कांग्रेस की तरफ से कर सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर असली चेहरा कौन है विपक्षी एकजुटता का, ये सवाल निश्चित तौर पर गहराया होगा। आप देखिए कि यहाँ पर 24 हो गए, 15 से बढ़कर 9 दल और समाहित हो गए, लेकिन इन दलों की बैठक में क्या सिर्फ नाम पर विचार किया जा रहा होगा? निश्चित तौर पर कई अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा होगा। जैसे बाद में सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया। सीटों का बंटवारा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी। ये तय था कि इन मसलों पर जब बातचीत हुई होगी तो यही कहा गया होगा कि कमेटी बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे, चुनाव के पहले की बात है, अभी से विपक्षी एकता में अगर इन मुद्दों को ले आएंगे तो फूट दिखने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि खींचतान होगी पश्चिम बंगाल में, खींचतान होगी पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, बिहार में, तो अब खींचतान शुरू ही हो गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर यह बात आती है। नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह अगर इसके केंद्र में रहना या इसके चेहरे के तौर पर आना है, तो क्या अब तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू होने जा रही है? मैं एक अलग से रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कुछ इधर हैं लेकिन बाकी किधर हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे दल आ गए हैं। 9 ऐसे बड़े दल हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर हो सकते हैं। वो किसी खेमे में जाएंगे या तीसरा मोर्चा बनाएंगे। उदाहरण के लिए पटनायक हैं, जगनमोहन रेड्डी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जेडीएस हैं। ये हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूं कि एनडीए के करीब माने जाते हैं, एनडीए के साथ में जा सकते हैं। ये शिरोमणि अकाली दल है जिनको एनडीए के करीब माना जाता है, पुराने सहयोगी, लेकिन पत्ते नहीं खोले। मायावती हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया विपक्षी एकजुटता के साथ नहीं जा रही हैं। अब मान लीजिए इसमें आप नीतीश कुमार को भी रख दीजिए, लालू प्रसाद यादव को, यानी बिहार की सियासत के एक बड़े हिस्से को रख दीजिए। मान लीजिए इसमें आप उत्तर प्रदेश में एक नए समीकरण को रख दीजिए। मायावती हैं, अब अखिलेश यादव क्या करते हैं? अभी तक तो विपक्षी एकजुटता के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस इंडिया जो विपक्षी एकजुटता का नया मंच सजा है, इसके साथ ही तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है? ये तीसरा मोर्चा क्या नीतीश कुमार बना सकते हैं? और नीतीश कुमार का प्रयास तो पहले से ही था। वो तो उन लोगों से भी मुलाकात करते रहे जो विपक्षी एकजुटता कांग्रेस को केंद्र में रखकर बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन लोगों से मेल मुलाकातों के बहुत मायने हैं। और देखिए यहाँ पर बेंगलुरु में बेशक तमाम राजनीतिक दल साथ में आ गए, विरोध हैं, इनमें से कोई भी किसी ऐसे गठबंधन की तरफ जा सकता है जिस गठबंधन में कुछ ताकत दिखाई दे, या फिर ज़्यादातर दल जहाँ पर दिखाई दें। फिलहाल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर आया। उद्धव ठाकरे खड़े हुए हैं, साथ में ममता बनर्जी पुरजोर तरीके से खड़ी हैं, शरद पवार पुरजोर तरीके से खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल भी साथ में आ गए। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी को मैं बहुत बड़ा गेम चेंजर मानता हूँ, और मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें ये 2 दल जो हैं वो बड़ा खेल कर सकते हैं विपक्षी एकजुटता के लिहाज से। लेकिन देखना होगा समीकरण कांग्रेस के साथ कैसे रहते। तो इन 3 बड़े दलों को एक तरफ रखें, भी समझ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बातचीत में स्पष्ट कर दिया अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है, तो अगली बैठक का ऐलान हो गया। अब उद्धव ठाकरे को यहाँ मजबूत किया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को मजबूत होने की ज़रूरत है, शरद पवार को मजबूत होने की ज़रूरत है। कांग्रेस अब इनके सपोर्ट में आ गई, वही कांग्रेस जो अभी बड़े छोटे भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही थी। तो यहां पर इन 2 चेहरों को एक तरफ है। अखिलेश यादव पहले भी ममता बनर्जी, शरद पवार को अपना नेता कह चुके हैं कई दफे, और ममता बनर्जी से उनकी करीबी भी रही है। वो उनकी बात को मानते भी हैं, सुनते भी हैं दीदी की बात को। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो कितने पुरजोर तरीके से खड़े रहते हैं। लेकिन विपक्षी एकजुटता का ये जो पूरा मंच है, इसमें 3 ही सबसे महत्वपूर्ण चेहरे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी खड़गे, या कांग्रेस कह लीजिए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं कभी भी कोई करवट ले सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनके हित जो हैं वो बहुत स्थानीय स्तर पर हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति को फोकस किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का थोड़ा दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ जहां पर सत्ता में है वहीं नहीं, जहां पर सत्ता में आने की उनकी उम्मीद है या जहां पर उन्होंने अपना कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा लिया, वहां पर भी दावेदारी बढ़ा रहे हैं। उदाहरण गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। देखना होगा उनका प्रदर्शन क्या रहता है। निश्चित तौर पर वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के पहले कोई समीकरण होते हैं या नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर
तीसरे मोर्चे का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। नीतीश कुमार की ये नाराजगी नई सुगबुगाहट को जन्म दे रही है। क्या नीतीश कुमार कुछ और प्लान कर रहे हैं या जो पहले से प्लान कर रहे थे अब उस पर आगे बढ़ेंगे? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस ने जिस तरह से मजमा लूटा उसको काउंटर करने के लिए अपना एक नया मोर्चा तैयार करेंगे? ये सवालों के दायरे में है। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी बात अवश्य रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।